हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। और उम्मीद है कि जो जो बातें आपको बताई थी, वर्त की परिभाषा, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त जिस तल में स्थित होता है कितने भागों में विभाजित करता है, वर्त की जीवा, वर्त का चाप, अर्धवर्त वगैरह, वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, उनके जितने भी कंसेप्ट है ना साहब, आपने बढ़िया तरीके से क्या कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप इंट्रोडक्शन देखें ना 10वें चैप्टर का, वो आज शुरू है। अगर मैं एक्चुअल में बात करूं ना, अगर हम मेन पॉइंट के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात करें, तो वो हमारा ये है। तो आपको सिर्फ फिर 2 क्लासें क्या थी, तो 2 क्लासें था साहब थी, वो थी 9th क्लास की। ये वर्त के चाप वगैरह मैं नहीं बताऊंगा ना, तो फिर मैं आगे जब 11वां चैप्टर वर्त का त्रिज्यखंड पढ़ा, उसके अंदर चाप लिखूंगा, जीवा लिखूंगा, तो बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर ये क्या चीज़ है। तो 2 वीडियो कर लिए, क्या 1 घंटे के आसपास फर्क क्या पड़ा हमें, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो अब बढ़िया तरीके से आज की लेक्चर को करते हैं। आज आपके 10वां जो लेक्चर है एक्चुअल में, वो सारा हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को देखते हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी 2 लेक्चर और आएंगे, एक आज का आएगा और एक कल का आएगा, फिर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा पूरी प्रश्नावली का। 10.1 और 10.2 प्रश्नावली, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना। कुछ बातें, बेसिक बातें 9th क्लास की काम आएगी, जो हम पढ़ लेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर ही बता दूंगा। वैसे पता ही रहता है बच्चों को, तो काम की है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदन रेखा क्या होती है, स्पेशल नोट वगैरह। लगभग 40-45 मिनट के आसपास क्लास बनेगी, लेकिन शानदार तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को करते हैं, लिखेंगे, करेंगे, हर चीज़ हम काम करेंगे। तो साथ बनाए रखना अपने भाई का, और एक एक चीज़ आपको करेंगे। और कल एक छोटा सा लेक्चर आएगा 10.1 और 10.2 पर में आपको करवाने। 10.1 कोई पर में सिद्ध करवाने लायक नहीं, केवल बात बतानी आपको। 10.2 हम पर में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे बढ़िया तरीके से, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आने लायक सवाल है वो। ठीक है, तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं साहब आज का लेक्चर, बढ़िया तरीके से नाम लेके। तो हमारी जो आज की हेडिंग रहने वाली है साहब, हेडिंग से पहले कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, फिर हम हेडिंग के ऊपर आएंगे। क्योंकि जो हमें पढ़ना है ना, उसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी ना साहब, तो फिर कोई नया शब्द आएगा ना, मैं जब परिभाषा लिखूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा चीज़ें समझने में। तो ध्यान देना साहब, हमें खूब सारे वर्त बनाने हैं। तो एक बार छोटे छोटे वर्त से शुरुआत कर रहे हैं। ये साहब वर्त है। मैं एक बार के लिए आपके सामने 3 वर्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनके केंद्र सबके सेम ही रखा हूं एक बार। ठीक है साहब, मिटा लेंगे चीजों, कोई समस्या नहीं। और ये हो गया, ये वर्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। बढ़िया तरीके से ध्यान देना साहब, एक एक चीज के लेक्चर को हम करते हैं कंप्लीट, और एक एक चीज को समझने का क्या करते हैं साहब, प्रयास करते हैं, और बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। होता क्या है कि कोई भी जो चीज होती है ना, कोई भी जो आकृति होती है, उसकी 3 स्थितियां होती है। या तो आप उससे बाहर रह सकते हो, बाहर का मतलब चारों तरफ किधर भी, बाह्य भाग हो सकता है या तो उसका, या आप वर्त के ऊपर रह सकते हो, वर्त के ऊपर कहीं पर, या वर्त के अंदर रह सकते हो। मतलब कोई भी आकृति में 3 ही स्थितियां होती है। तो हम एक बिंदु रखेंगे, कौन सा, एक कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, कोई भी पॉइंट। सपोज दैट आप घर से बाहर हो, आप घर से अभी कोचिंग आए हुए हो, और आप घर से बाहर हो, आप मतलब इस वर्त के बाहर स्थित हो, मतलब कहीं पर भी हो सकते हो। फिर आप धीरे से घर की सीमा में आ गए, इसका मतलब वर्त के ऊपर आ गए, ये पी बिंदु हो जाएगा। और फिर आप धीरे से घर के अंदर आ गए। समझे आप लोग, क्योंकि एक बिंदु की 3 स्थितियां होती किसी भी आकृति के अंदर। या तो आप घर के अंदर रहोगे, या घर की दीवार के ऊपर रहोगे, या घर से बाहर रहोगे। अब घर से बाहर होने का मतलब चारों तरफ किधर भी रह सकते हो। इस वर्त में बाह्य बाहर होने का मतलब होता है वर्त का बहिर्भाग, वो बहिर्भाग कहीं पर भी हो सकता है। और वर्त के ऊपर यहाँ कहीं पर भी बिंदु हो सकता है, और वर्त के अंदर आप कहीं पर भी रह सकते हो। ठीक है सर। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तो इस बिंदु P से जाने वाली अगर कोई रेखा आप बनाओगे, तो रेखा आपको बनानी पड़ेगा, इस P से निकलती हुई रेखा, आप एक ऐसी रेखा बनाएंगे, ये वाले क्या करेंगे आप लोग, एक रेखा बनाएंगे जो आपको ध्यान रखनी। ये कोई वर्त को और कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है सर। लेकिन ये तो वर्त को प्रतिच्छेद करेगी, बिल्कुल करेगी सर। और वर्त को कितनी बार प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, और ये वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और ये वर्त के अंदर है, तो वर्त के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं साहब। ये लो साहब, ये वर्त के अंदर। मेरे हिसाब से मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाए, तो आपको समझ में आ जाने चाहिए। या वर्तकार, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ वर्त में ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है साहब, देखो यहाँ पर। लेकिन यहाँ ये वर्त में 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है, ए पर, और एक बिंदु है आपका बी पर।
एक रेखा एक वर्त को ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रतिच्छेद कर सकती, या एक बार करेगी या एक बार भी नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना। अगर वर्त को कोई रेखा प्रतिच्छेद नहीं किया जाएगा तो ये जो आपके सामने रेखा बनी है साहब, इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी साहब? अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ गए पहली बात। अगर कोई रेखा किसी वर्त को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। मतलब ये चित्र दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी के अंदर, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये तो वर्त को प्रतिच्छेद कर रही है बिल्कुल साहब। और अगर कोई रेखा वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसको हम बोलेंगे साहब स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे साहब? उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। ये आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा है और ये है आपकी स्पर्श रेखा। हम एकदम बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाएंगे। अभी आप केवल और केवल चीजें सुन ले, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं। शानदार तरीके से आपको एक एक चीज समझाई जाएगी, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है साहब? बिल्कुल साहब। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वर्त और ये जो स्पर्श रेखा का ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना, इसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 बार रिपीट भी हो गए, इस बात को ध्यान रखना। मतलब ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करे अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाती। और स्पर्श रेखा और वर्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, स्पर्श रेखा और वर्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। और ऐसी रेखा जो वर्त को कितनी बार प्रतिच्छेद करे साहब? 2 बार प्रतिच्छेद करे, उसको हम बोलेंगे आपकी छेदक रेखा। कौन सी रेखा साहब? छेदक रेखा, या इसको दुनिया वालों ने बोला है छेदन रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा बोला है साहब? छेदन रेखा। धीरे धीरे चीजों को समझते जाएं, क्या है क्या नहीं। हमने बेसिक शुरुआत की एकदम 10th क्लास की, क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर काटेगी, उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। हमें सबकी परिभाषाएं पढ़नी, चिंता मत करो आप लोग, इसकी हम नहीं करेंगे केवल ये तो एक डायग्राम बताना, इसके बारे में ये तो इतना नहीं। स्पर्श रेखा के बारे में बहुत सारी बातें हमें करनी, पूरा चैप्टर स्पर्श रेखा के ऊपर निर्भर है साहब, पूरे चैप्टर में स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। और स्पर्श रेखा और वर्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, स्पर्श रेखा और वर्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो स्पर्श बिंदु होगा, ठीक है साहब। ऐसी रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, 2 बार काटेगी, उसको छेदक रेखा यानी कि छेदन रेखा बोला जाएगा। मेरे हिसाब से किसी भी लाल और लाली को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए साहब, जो मैंने बातें आपके सामने रखी। हमने परिभाषाएं शुरू कर ली। हम जब लिखना शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से, ये विभिन्न चित्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण चित्र आपके अगर हेडिंग के तौर पर मैं मानूं तो ये है कुछ महत्वपूर्ण चित्र जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। फिर हम शुरुआत करेंगे स्पर्श रेखा से। छेदक रेखा स्पर्श रेखा हो गई, और स्पर्श रेखा और वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता। सबको सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाऊंगा साहब, चिंता मत करो आप लोग। आप मेरे से जुड़े हो ना तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं मैथमेटिक्स में, हर चीज़ आपको लिखेंगे। लेकिन पहले जो लिखवाना उसके बारे में सुन तो लो। चलो सर, अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की, क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है ना वो इसके बारे में पढ़नी, ठीक है। इस स्पर्श रेखा के बारे में साहब 3 स्थितियां सबसे बड़ी। कितनी स्थितियां साहब? 3 स्थितियां। मैं बनाता हूं छोटे छोटे डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बाकी हम पूरी चीजें वैसे भी लिखेंगे। हमें 3 चीजें वो पूछ सकता है कि अगर हमने वर्त के अंदर कोई बिंदु रख दिया, अगर हमने कोई वर्त के अंदर बिंदु रख दिया, कोई भी बिंदु एक वर्त के अंदर रख दिया, तो पूछेगा वर्त के अंदर बिंदु, या अगर कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती। या आपसे पूछेगा साहब यदि बिंदु वर्त के ऊपर स्थित है या बिंदु वर्त के बाहर स्थित है। 3 स्थितियां ये बनाने की कोशिश करता है हर बार हमारे सामने। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो काम की चीजें हैं वो 3 स्पर्श रेखा की 3 स्थितियां होती हैं।
या स्पर्श रेखा में क्या होता है कि या तो बिंदु वर्त के अंदर हो सकता है, या बिंदु वर्त के ऊपर हो सकता है, या वर्त के बाहर स्थित हो सकता है। तो अगर आप इस वर्त के बिंदु से अंदर वाले बिंदु से कोई रेखा बनाएंगे, ठीक है, इसका मतलब ये अगर आप रेखा बनाने की कोशिश करेंगे ये वाला, तो ये यहाँ पर बिंदु था लेकिन यह दो जगह प्रतिच्छेद कर गया, एक ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गया और एक बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गया। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये वर्त को दो बार प्रतिच्छेद कर रही। और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे बढ़िया तरीके से, तो आप सोचेंगे कि सर ये वर्त को एक बार ही प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर बाह्य बिंदु पर है ना, इसका मतलब ये वर्त को दो बार प्रतिच्छेद करते हुए, ऐसे एक बार यहाँ करेगी और एक बार करेगी साहब यहाँ पर। आप धैर्य से सुने, मैं जिस दिन लिखवाना शुरू करूंगा ना इनको सिस्टमेटिक तरीके से, उस दिन मेरी गारंटी किसी बच्चे को, किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। टेंशन मत लो आप लोग। ये ए बिंदु पर है और यहाँ कर रही है बी बिंदु पर। हमने तीन स्थितियां वापस बनाने की कोशिश की। अगर कोई पूछेगा कि यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित है, यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको जवाब देना साहब 0। कोई भी स्पर्श रेखा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्त को दो बार स्पर्श कर रही है, इसका मतलब ये तो आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी साहब? छेदन रेखा कहलाएगी। ऊपर लिखा हुआ है ना, क्या दिक्कत है? यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित है, मैं सारी बातें नोट डाल के लिखूंगा, चिंता मत करो। ये गुणधर्म है स्पर्श रेखा के, 3 गुणधर्म होते हैं। यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ये आपके एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई, ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। अगर ये तो एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही, इसका मतलब यहां तो स्पर्श रेखा बनेगी। क्या करेगी? स्पर्श रेखा बनेगी। इसका मतलब अगर बिंदु वर्त पर स्थित है, यानी वर्त की परिधि पर स्थित है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी बनेगी साहब? 1 बनेगी। यदि बिंदु वर्त पर स्थित है या वर्त की परिधि पर स्थित है तो स्पर्श रेखाएं कितनी बनेगी साहब? 1 बनेगी। और वर्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती, वर्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती और स्पर्श रेखा बिना त्रिज्या के कभी नहीं बनती। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी बिना त्रिज्या की स्पर्श रेखा नहीं बनती है। और स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या होती है ना, आपस में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है साहब? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। इसका मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और यही हमारा परमेय नंबर कितना है? परमेय 10.1 कहता है। हमारा परमेय नंबर जो 10.1 है ना, ये वही बात कहता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण जिसको बनाना आता है वो स्पर्श रेखा बना देगा और स्पर्श रेखा बिना त्रिज्या के पॉसिबल नहीं है। ये बातें सारी आपको पता होनी चाहिए, सवालों में बहुत काम आती है, सारे नोट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। छेदन रेखा मत बोलना, हमें छेदन रेखा नहीं पढ़ना, हमें स्पर्श रेखा से मतलब। छेदन रेखा तो कंडीशन बन गई है, ये कंडीशन बन गई इसलिए प्रतिच्छेद रेखा बोलना पड़ रहा है, मुझे बताना पड़ रहा है, वरना जरूरत नहीं, हमें केवल और केवल स्पर्श रेखा से मतलब, ठीक है। तो यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित है, कहीं पर भी स्थित है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। वर्त पर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। और वर्त के बाहर स्थित है, इसका मतलब वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2, क्योंकि ये भी एक रेखा है, वर्त को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी एक रेखा है, वर्त की एक स्पर्श रेखा। इसका मतलब यहाँ पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? एपी और तथा में कौन सी है साहब? बीपी। इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब 2 स्पर्श रेखाएं आपके सामने बनी हुई, और ये स्पर्श रेखाएं हमेशा ही लंबाई में बराबर होती। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये एपी और बीपी आपस में क्या होती है? बराबर। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। और ये जो चीज़ आपको बोली है मैंने, ये आपको सिद्ध करना है साहब, परमेय 10.2। ये आपका कौन सा परमेय कहलाता है साहब? परमेय 10.2 की ये बातें करता है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप ये ही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको है। इसका मतलब वर्त के अंदर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या, यदि कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती।
अगर बिंदु कोई वर्त पर स्थित है या आप कह सकते हो वर्त की परिधि पर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है और स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बिना त्रिज्या के आप स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। और वर्त के बाहर स्थित बिंदु है, इसका मतलब वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और जो दोनों स्पर्श रेखाएं आप खींचोगे बाह्य बिंदु से वो लंबाई में आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब एपी और बीपी बराबर होगी। यही पर में आपका कौन सा है साहब? 10.2 है जो आपको सिद्ध करना है। पर में 10.1 की भी बात होगी, पर में 10.2 की भी बात होगी। कुछ बातें और निकल के आएगी, चिंता मत करो, अभी और है। अब मैं आपके सामने कुछ रखता हूं सब। देखो ये वाला यहाँ अगर बात करेंगे, यहाँ अगर बात करें तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा और ये भी कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो यहाँ एक कोण बना है साहब, कोण AOB, मतलब ये कोण त्रिज्याओं के बीच में बना, क्योंकि ये दोनों क्या त्रिज्या हैं। और ये कोण 2 स्पर्श रेखाओं के बीच में बना, कोण APB। 2 त्रिज्याओं के बीच बना कोण, 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोणों का अगर आप योग करेंगे तो वो योग आएगा साहब 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। और ये हमारा 10.2 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है सर। हम 10.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्यों हुआ? अगर आप रीजन सोचेंगे ना, तो अगर आप बात करेंगे AOBP एक चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजाएं होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भुजाएं होगी। और अगर कोई चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं के कोणों का योग कितना होता है? कोण A प्लस का कोण AOB प्लस का कोण B, ठीक है, और प्लस का कोण APB अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपके चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो A भी 90 डिग्री है, B भी 90, तो 90 और 90 मिलकर कितना होगा? 180। और प्लस का 180 इधर जाएगा तो 360 में से घटाना पड़ेगा, और 360 में से 180 जब माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये आपको बातें ध्यान रखनी, मतलब वर्त की 2 त्रिज्याओं के बीच बना कोण तथा वर्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोणों का जो योग होता है वो होता है साहब 180 डिग्री। ये क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं? एग्जाम में आपको 1 नंबर का कोई सवाल दे देगा, सपोज दैट कि ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री का कोण बना रही है। स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री कोण बना रही है? 80 डिग्री का। वो पूछेगा त्रिज्या कितने का बनाएगी, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए त्रिज्या यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी साहब? 100 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आमने सामने का जो कोणों का योग होता है, त्रिज्याओं के बीच बने कोणों का योग और स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोणों का योग जब आप करोगे तो वो योग आपके पास कितना दर्शाएगा? 180 डिग्री दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। और कभी आपको बोल दिया कि त्रिज्या अगर सपोज दैट 50 डिग्री का कोण बना रही, त्रिज्या कितने डिग्री कोण बना रही? 50 का, तो स्पर्श रेखाएं कितने का बनाएगी? तो 50 में क्या जोड़ो 180 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये त्रिज्या 130 डिग्री का कोण आपके सामने बनाएगी। त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाएगी साहब? 180 डिग्री का। मुझे नहीं लगता ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी है साहब उससे कोई भी आपको दिक्कत आएगी। अब इनको हमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, इतनी बात आपको करनी है। बाकी यही चीज़ें हैं, ये पर में 10.1 और पर में 10.2 ये सारी मैं बातें बता दूं। अब ये योग इनका याद रखना, बाकी सिद्ध करने वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वैसे भी करवाया जाएगा, तो कोई समस्या किसी प्रकार की आपको आएगी नहीं। बेसिक बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने एक चीज़ को कनेक्टेड करके वर्ड को लेकर आया हूँ कि यहाँ से यहाँ चीज़ें आ जाए, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये 3 डायग्राम बनाएंगे बढ़िया तरीके से, फिर इन 3 डायग्राम से हमारे पास 2 चीज़ें आएगी, एक स्पर्श रेखा आएगी, एक छेदन रेखा आएगी। इनकी परिभाषाएं लिखेंगे, इनके बीच में क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम स्पर्श रेखा के क्या लिखेंगे, गुणधर्म लिखेंगे। ये 3 गुणधर्म होते हैं, बिंदु अंदर हो सकता है, बिंदु वर्त के ऊपर हो सकता है, बिंदु वर्त के बाहर स्थित होते हैं। वो अंदर है तो स्पर्श रेखा की संख्या 0 होती, वर्त के ऊपर स्थित है इसका मतलब स्पर्श रेखा की संख्या 1 होती, और वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त के एक बिंदु से 1 स्पर्श रेखा होती और वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती, क्योंकि वर्त के ऊपर अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो वर्त पर अगर अनंत बिंदु होंगे तो वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी? अनंत होगी। वर्त के एक बिंदु से 1 स्पर्श रेखा 2 से 2। एक पॉइंट याद देख रहा कि अगर आप सपोज देट एक त्रिज्या यहाँ बना देते हो, यहाँ पर एक पॉइंट आपने क्यू यहाँ ले लिया, तो आप एक स्पर्श रेखा और बना सकते हो यहाँ पर। इसका मतलब एक वर्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती? एक वर्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं? समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है साहब? 2। ज्यादा से ज्यादा
एक वर्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2 हो सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने यहां बनाने की कोशिश कर दी, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर गया, ये समांतर नहीं। आप यहां बनाओ या आप किसी वर्त में अगर यहां ऐसे बनाओगे, ऐसे मतलब एक एक बार प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है ऐसे, तो 2 ही बन सकती है। इसका मतलब एक वर्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, किसी वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, तो आपको जवाब देना 2। ये बात आपको ध्यान रखनी। और वर्त के बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखाएं आप बनाते हो, ये लंबाई में आपस बराबर होती है। ये 10 होगी, ये भी 10 होगी, और ये पर में 10.2 है। और आमने सामने 2 त्रिज्याओं के बीच बना कोण और 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोणों का अगर आप योग करेंगे साहब, तो योग आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। आपको ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से मैंने 20-25 मिनट आपको लिए, आपको सारी चीज़ें बता दी। अब चाहे 20-25 मिनट आपको लगेंगे भी नहीं, जब मैं सारी चीज़ें बोलूँगा ना आपके सामने, तो आपको आनंद आ जाएगा पढ़ने के लिए। क्या चीज़ें, इतना शानदार तरीके से भी मैं नोट्स आपके सामने सजाने वाला, एक एक चीज़ दूर दूर लिख के पूरी चीज़ें आपको बताऊँगा। क्या मेरे लालों और लालियों को बात समझ में आई या नहीं? बोलो सब। पक्की बात है, बढ़िया तरीके से आपको समझना। अब मैं अगली स्लाइड से शुरू करता हूँ। पहले ये डायग्राम बताता हूँ इनके बारे में, फिर स्पर्श रेखा और छेदन रेखा की परिभाषा लिखते हैं, फिर स्पर्श रेखा गुणधर्म लिखेंगे। ये पर में 10.1 और पर में 10.2 कल की क्लास में करेंगे, आज नहीं, पूरा सेपरेट अलग से करेंगे, उसको बढ़िया तरीके से काम करें। एक बार आपको ये देखना चाहिए जो चीज़ें आपको बताई, तो बढ़िया तरीके से ये आपको चीज़ें समझनी है। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ इनके नोट्स। अब देखो साहब, शुरुआत करते हैं हम अपने नोट्स की तरफ से। अभी हमने चीज़ें समझ ली, 20-21 मिनट हमें लगे, बढ़िया तरीके से चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई। तो अब नोट्स लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। 1 घंटे का मैंने आपको बोला था, 20 मिनट हुए, 40 मिनट में मैं सारी बातें आपको लिखवा दूँ। कम समय में लिखवा दूँ, लेकिन सारी बातें आपको लिखवाई जाए। तो अभी जो हमारी हेडिंग रहने वाली है साहब, हमारी जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी कुछ महत्वपूर्ण चित्र। इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्या करना है साहब, चित्र ध्यान रखने हैं, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी मैंने सबसे पहले यही किया था, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। अगर ये नहीं बताऊंगा ना साहब, तो आपको स्पर्श रेखाएं कभी समझ में नहीं आएगी, फिर क्या करो पता, कोई मतलब ही नहीं है उनका समझने का। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखो पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में, और चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूँ। वर्त तो आपके इतना सही बने या नहीं बने क्या पता। ठीक है, 3 चित्रों के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। नंबर ए से ही हम करेंगे बढ़िया तरीके से। ये आपका वर्त बन गया, और ये बना देते हैं वर्त का केंद्र, जिसको आप ओ बोलेंगे। ठीक है सर। और नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, ये नंबर 2 की बात करते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पर। और नंबर 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब वर्त जैसा भी बने, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि ढंग का ही बनाऊँ आपके लिए, बट इतना गोल हाथ घूमना मुश्किल है। ये बन गया आपके सामने। ठीक है, 3 बिंदु लेता हूँ मैं आपके सामने। एक बिंदु मैंने यहाँ वर्त के यहाँ बाहर ले लिया, पी नाम दे दिया। ठीक है, धीरे धीरे इसके वर्त के ऊपर लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु पी बोलते हैं, और फिर ले लिया आपने वर्त के अंदर। ध्यान देना साहब, इधर सारी बातें आपको बता रखी। अगर इस बिंदु से होते हुए कोई रेखाखंड आप खींचेंगे, तो अगर आप सीधा मैं सीधे रेखाखंड की बात कर रहा हूँ, एक बार आप एकदम सीधा रेखाखंड अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपके सामने ऐसा एक रेखाखंड बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा बनने वाला, ये बड़ा। और इससे अगर जो आता हुआ आप बनाएंगे, ये आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ आपको एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एक बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान देना साहब, यहाँ से शुरुआत हम करते हैं। हमारे कुछ महत्वपूर्ण चित्र में 3 चित्र हमारे सामने हैं। हमने 3 कंडीशन बनाने की कोशिश की है। एक बार हमने ये जो बिंदु है वो वर्त के बाहर रखा है, एक बार हमने वर्त के ऊपर स्थित किया है, और एक बार हमने वर्त के अंदर भेजा सा। और किसी आकृति के अंदर 3 स्थितियां हो सकती है, या तो आप उससे बाहर रहेंगे पूरा बार, या आप उसके ऊपर 4 दीवारें ऊपर, मतलब वर्त की परिधि पर है,
चतुर्भुज है, चतुर्भुज के परिमाप है, या आप वर्त के अंदर रहेंगे, जो भी है हम 30 वर्त पढ़ रहे हैं, तो या तो आप वर्त के बाहर बहिर्भाग में, या वर्त पर, या वर्त के अभ्यंतर भाग अंदर रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वर्त और कोई स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है तो इस चित्र का आपको नाम देना साहब अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा नाम देना साहब? अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद ना करे। मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा साहब, ये आपको ध्यान रखना। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करे अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती। वर्त की अप्रतिच्छेदी रेखा, बाकी आपने समांतर रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ही वर्ड होता है, आपने सुना होगा समांतर और अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करे, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे, किसी भी बिंदु पर काटे नहीं, उसको अप्रतिच्छेदी रेखा बोला जाएगा। ये तो एक किताब वाले ने दिया था, मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया। इसको आप क्या नाम देंगे साहब? इसको हम क्या नाम देंगे? ये जो आपकी रेखा बनी है ना, ये बनी, ये आपकी कौन सी रेखा है साहब? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। इसका मतलब ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे, वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और वर्त की स्पर्श रेखा में ये जो बिंदु आपके सामने, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट जो, ये इसका क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा और वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। लेकिन ये तो दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, और ऐसी रेखा जो दो बार प्रतिच्छेद करेगी उसको आप बोलेंगे साहब छेदन रेखा। क्या बोलेंगे साहब? छेदन रेखा, जिसका दूसरा नाम कहीं की किताबों में छेदक रेखा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छेदक रेखा भी लिखा हुआ है। क्या मेरे लाल और लालियों को तीनों चित्र आपको समझ में आ गए? ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करे अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। आप चाहें तो परिभाषा नोट कर सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करे अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। इनके बारे में पूरा हम डिस्कशन कंप्लीट करेंगे अलग वाली स्लाइड में। आगे वाली जो स्लाइड आने वाली है ना, उसके अंदर पूरा लिखेंगे इनके बारे में, और ये तो आपको डिटेल से पढ़ना पूरा स्पर्श रेखा। और ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे, वर्त के एक बिंदु पर काटे, वो आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा और वर्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, स्पर्श रेखा और जो वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। और ऐसी रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं पर वर्त को काटे, ए और बी कैसे भी काट सकता है, कहीं पर भी दो बार अगर काटे तो उसको छेदन रेखा यानी कि छेदक रेखा कहा जाता है। इन दोनों की परिभाषा मैं अगली स्लाइड में पूरी लिखवाऊंगा। परिभाषा लिखवाने के बाद इसको तो पूरा राम कहानी पढ़नी है आपको, हर पूरी जगह यही है। ये तो इनकी परिभाषाएं देके छोड़ दिया है। छेदन रेखा की परिभाषा पढ़नी, कोई पूछ ले ऐसी रेखा जो वर्त को दो बार प्रतिच्छेद करे, खाली जगह कहलाती है छेदन रेखा। वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा, वर्त को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करे अप्रतिच्छेदी रेखा, बात खत्म। आपको अपने नोट्स में अप्रतिच्छेदी रेखा की यही परिभाषा ध्यान रखनी है। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करे, किसी भी बिंदु पर काटे नहीं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा और वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये सारी बातें लिखूंगा मैं, चिंता मत। स्पर्श बिंदु क्या कहलाएगा, ठीक है। और ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होगी, वर्त को दो बार काटेगी, उसको हम बोलेंगे छेदन रेखा यानी कि छेदक रेखा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये तीन शुरुआत के जो बेसिक डायग्राम हमने बनाए वो बढ़िया तरीके से आपको बनाने और बढ़िया तरीके से आपको लिखने से मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की, और आपको ये चीज़ें करनी है। और ये जो स्पर्श रेखा होती है इसको इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है टेंजेंट लाइन। क्या बोला जाता है साहब? टेंजेंट लाइन बोला जाता है। और ये जो छेदन रेखा होती है इसको इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है सीकेंट लाइन। क्या बोला जाता है साहब? सीकेंट लाइन। इस बात को ध्यान रखना, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। आप थोड़े इंग्लिश मीडियम के वर्ड भी ध्यान रखें।
और अप्रतिच्छेदी रेखाओं क्या बोला जाता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोला जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोला जाएगा साहब? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये तो आपको याद ही नहीं रखना, ऐसे ही मैंने डायग्राम बनाया क्योंकि मेरे को 3 स्थितियां बनानी थी ना, वर्त के बाहर, वर्त पर और वर्त के अंदर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये है, क्योंकि मैं सीधा अगर डायरेक्ट स्पर्श रेखा और छेदन रेखा पे आ जाता ना तो ये आपको समझ में नहीं आता। किताब ने डायग्राम दिए और बहुत बढ़िया काम किया, नहीं देता तो भी मैं आपको बताता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 स्थितियां बनती है किसी आकृति में। वर्त का बहिर्भाग होता है, वर्त का अभ्यंतर भाग होता है और वर्त का स्वयं वर्त ही होता है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना किसी प्रकार की। तो ये है साहब लाल और लालियों आपके सामने बेसिक शुरुआत हमारी हुई है 10.1 की। एक्चुअल में 10.1 का यही परिचय, अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो आपको ये ध्यान रखना। चलो साहब देखो, एक बार देखो आप इनको क्या करना है क्या आपको नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, वीडियो को पॉज करो, जितनी जैसे बातें लिखी वैसी की वैसे आपको लिखनी। और वर्त बनाने की आदत तो डाल ही लो अब, है ना। प्रकार वगैरह आपके पास कंपास वगैरह होगा, उससे बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है साहब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चित्र में 3 बातें, बढ़िया तरीके से इनका लो। अगली स्लाइड में हम लिखेंगे स्पर्श रेखा की परिभाषा, फिर छेदन रेखा की परिभाषा, वापस चित्र भी बनाएंगे शानदार तरीके से। स्पर्श बिंदु क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएगी। मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श रेखा के बीच में, ये सारे मैं लास्ट के अंदर जब पूरी भाषा पढ़ा दूंगा ना आपको, फिर नोट डाल के आपको स्पेशल पॉइंट लिखवाऊंगा। वर्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत व्यास होते हैं, अनंत जीवाएं होती, सारा काम करके आपको एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा हो सकती है, वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, सारे पॉइंट आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा, बीच में कचरा नहीं करूंगा सब आपके लिए, है ना। तो जैसा करवा रहा आपका भाई, आप करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह लो साहब, ठीक है। डायग्राम ऊपर नीचे आप तो सही बना लेने को हो जाएगा आपका काम। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फटाफट लो, और फिर आगे की बातें शुरू करते हैं और आगे की बातें लिखते हैं। स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में आपको परिभाषाएं पढ़नी, ठीक है। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा, बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में। अब देखो साहब पढ़ते हैं स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में बढ़िया तरीके से परिभाषाएं। तो हमारी जो पहले हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी स्पर्श रेखा के बारे में। किसके बारे में रहेगी साहब? पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी साहब स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा की क्या परिभाषा होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बढ़िया तरीके से, और एक एक चीज को क्या करते हैं नोट करते हैं। तो आप परिभाषा लिखेंगे ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो वर्त को, ऐसी रेखा जो वर्त को, एक मिनट भाई, ऐसी रेखा जो वर्त को, एक मिनट भाई, एक मिनट। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर, ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे वर्त की स्पर्श रेखा, उसे वर्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। अब इसी के साथ में क्या करेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे छेदन रेखा की। किसकी परिभाषा लिखेंगे? इसके साथ के साथ में छेदन रेखा की हम परिभाषाएं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों के चित्र साथ में बना देंगे क्योंकि जगह बच जाएगी ना, 2 चित्र वरना एक बने फिर जगह नहीं रहेगी। और इसकी परिभाषा आपको याद रखना है ऐसी रेखा, क्या लिखेंगे? ऐसी रेखा जो वर्त को, ये को सही नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल मैं सही कर देता हूँ, वर्त की यहाँ सही कर देता हूँ, चिंता मत करो, जल्दबाजी में लिख गया होगा, ये की है, ठीक है। ऐसी रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर
ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदन रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद करे उसे छेदन रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदन रेखा कहते हैं, और ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अब दोनों के चित्र बनाते हैं साहब अलग अलग। ठीक है, साथ में बना देता हूं ताकि बहुत बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। शाबाश, गोला ठीक बन गया ना? अच्छा बना ना? बिल्कुल बन गया सर, है ना? भिन्न प्रकार के इतना अच्छा बन जाए, और क्या चाहिए आपको। ये इसका केंद्र हो गया। शाबाश, ये भी अच्छा बना। ये लो सर, अब रेखाएं बनाते हैं अभी, क्या है क्या नहीं। तो स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर। तो यहां बिंदु लेते हैं साहब P, और इस बार P ले लेते हैं अंदर। ठीक है, तो यहां से एक रेखा बनाते हैं बढ़िया तरीके से, साफ सुथरी, और एक एक चीज आपको भी समझा दी जाएगी। ये हमने बना दी एक रेखा। ठीक है साहब, ये बन गई हमारे पास रेखा, और ये वर्त को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही? एक जगह ही प्रतिच्छेद कर रही। ठीक है, और ये अगर आप रेखा बनाना चाहेंगे तो ये वर्त को दो बार प्रतिच्छेद कर रही। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है साहब? वर्त को दो बार। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है साहब? वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक तो बिंदु यहाँ है जिसको A नाम देंगे आप लोग, एक बिंदु है यहाँ पर जिसको आप B नाम देंगे। ठीक है साहब, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और ये सारे चित्र मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही, इसका मतलब ये वर्त की क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। वर्त की क्या कहलाएगी? आपके स्पर्श रेखा हम इसको बोलने वाले हैं। और ये जो आपके सामने इसका प्रतिच्छेद बिंदु P दिख रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा साहब? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। अभी मैं परिभाषा लिखवा दूंगा इसकी तो। और ये वर्त को दो बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब हम इसको जो नाम देने वाले हैं वो हम देंगे इसको छेदन रेखा। क्या नाम देंगे साहब? इसको छेदन रेखा नाम देंगे। उम्मीद है ये दोनों परिभाषाएं आपको इजी वे में क्या हो जानी चाहिए? समझ में आ जानी चाहिए। ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे वर्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ये स्पर्श रेखा एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब छेदन रेखा कहलाती। एबे सेदे का कोई सवाल आ सकता है कि ऐसी रेखा, या पूछ ले स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती? तो एक बार। स्पर्श रेखा वर्त को कितनी बार प्रतिच्छेद करती? तो दो बार। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली ये तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे नोट जो लिखवाना है ना वो मैं लिखवा सकूँ आपको। ठीक है, जो मेरे को नोट लिखवाना है वो आपको मैं लिखवा सकूँ। और नोट में आपको ध्यान रखना है साहब, नोट में आपको क्या ध्यान रखना है? स्पर्श रेखा, नोट में आपको ध्यान रखना है स्पर्श रेखा तथा वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु। स्पर्श रेखा तथा वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श रेखा तथा वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आई? मैंने जो बोली आपके सामने, स्पर्श रेखा तथा वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। यह लोग ऐसे बोलते हैं कि वर्त तथा स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो बात एक ही, आपको तो ये कोई सवाल सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा। राजस्थान बोर्ड 2022 में या 23 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। ठीक है, 2023 का सवाल है कि स्पर्श रेखा और वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। खाली जगह में था, या मेरे हिसाब से एबीसीडी में था, खाली जगह में था, आपके रिक्त स्थान में था राजस्थान बोर्ड में, तो वहां से आपको सवाल ध्यान रखना है। तो ये है साहब आपके सामने जो स्थितियां बनाई हैं,
अगर ये थोड़ी सी पंखुड़ियाँ ज़्यादा निकल गई तो इनको छोटा कर दो, क्या दिक्कत है। ये आपके सामने इनका डायग्राम है सब। स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में आपको परिभाषाएं ध्यान रखनी। हम सारी चीज़ें स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का डायग्राम है, ये छेदन रेखा का डायग्राम है। अब कैसे आप हाथों हाथ दोनों डायग्राम अलग अलग बनाएंगे तो बना लें, वरना साथ में बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। तो एक स्पर्श रेखा होगी, एक छेदन रेखा होगी। स्पर्श रेखा इसीलिए क्योंकि वर्त को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, छेदन रेखा इसीलिए क्योंकि वर्त को 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। स्पर्श रेखा और वर्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु उसको हमने स्पर्श बिंदु नाम में दिया। क्या किसी को दिक्कत है लाल और लाली को? और स्पर्श रेखा और वर्त का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी, और आप कतई ये नहीं कह सकते कि सर ने आपको लाजवाब तरीके से समझाया नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाए, और इनके बारे में 20 मिनट मैंने पहले लिए हैं बातें बताने वक्त। और जब मैंने वो 20 मिनट लिए हैं ना, तो अब फायदा उसका ये है, उसका फल अब मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ईजी वे में समझ में आ रही। किस स्पर्श रेखा मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे कनेक्शन करता रही, मैं चित्र भी ये बनाता ना, तो आपके दिमाग में एक बार का रिएक्ट पक्का होता कि सर क्या कर रहे हो आप लोग, क्या बताया आपने। तो पूरी 20 मिनट में कोई दिक्कत नहीं। और मेरा तो यही मानना है, मैं तो कोचिंग में यही करता हूँ, जहाँ पढ़ाने जाता हूँ पहले पूरा जो पढ़ाना है बेगबंदी करवा देता हूँ बच्चों से। एक दिन सुनो केवल और केवल, उसके बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में सुनिए। अगला जो काम करना वो अपने आप ही, जब लिखवाऊंगा तो आपके 50% चीज़ें दिमाग में रहेगी। स्पर्श रेखा के बारे में पता था 1 बार प्रतिच्छेद करती है, इस छेदन रेखा 2 बार प्रतिच्छेद करती है, ऐसा चित्र बनेगा। वर्त और स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो चीज़ें तो आपको पहले से पता थी ना, तो क्या दिक्कत थी फिर? कोई समस्या भी नहीं है किसी प्रकार की। तो ये है साहब आपके सामने स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में बातें जो आपको ध्यान रखनी। अब हमें अभी जो पढ़ना है ना अगला, वो पढ़ना है स्पर्श रेखा के गुणधर्म। अब स्पर्श रेखा के 3 गुणधर्म होते हैं। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, वर्त पर स्थित 1 स्पर्श रेखा, और वर्त के अंदर 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। 3 पॉइंट ये हो गए। फिर उनके नोट डाल के पॉइंट लिखे, हमारी क्लास हो जाए खत्म। घंटे भर की कोशिश यही है कि करवा दूं, नहीं होगी तो कोई समस्या है नहीं, करना तो पड़ेगा काम, जाएंगे क्या, या तो कल क्लास और लेंगे। बाकी कोशिश यही है कि घंटे भर में करूँ, ज़्यादा अगर 1 घंटे 10 मिनट की हुई तो क्लास तो आपको लेनी पड़ेगी। नोट्स में छुड़वा नहीं सकता, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। नोट्स आप पढ़ लोगे तो सवालों में कुछ है ही नहीं, 10 पॉइंट है तो सीधी सीधी हवा हो जाएगी, कुछ भी नहीं है दिक्कत। ठीक है साहब, तो ये है स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में बातें। बढ़िया तरीके से लो साहब, पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लो इसका शानदार तरीके से, क्योंकि आपके भाई ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें समझाने का प्रयास किया। एक एक चीज़ आपके लिए लिखी, एक एक चीज़ आपको समझाइए कंप्लीट करके। लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और जो बातें लिखवाता हूँ उनको हाथों हाथ लिख लिया करें, रिएक्ट करें उनका ना। जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन आपको लगेगा कि पेपर तो हमें पूरा ही आता है ना, क्योंकि पेपर तो आपको आएगा, आप पढ़ के जाओगे तो किसको पेपर नहीं आएगा, पूरी चीज़ें आपको ही आएगी और किसको आएगी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, परिभाषाएं याद करनी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ये चीज़ भी आपको याद करनी है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के गुणधर्म क्या होते हैं, 3 बिंदु, फिर कुछ बातें हैं बेसिक और बातें करके आज की क्लास को करते हैं खत्म। ज़्यादा कोई समय अब लगेगा नहीं, ज़्यादा समय लगता है उनके बारे में बताने में पहले चीज़ें, मैं 20 मिनट बचाने के चक्कर में होता है ना तो अभी क्लास खत्म ही कर देता। मेरे तो फायदा है भाई, चीज़ें कम बोलनी पड़े, लेकिन समझ में नहीं आती है ना, मैं तो अपने हिसाब से ही पढ़ाऊँगा और लाजवाब तरीके से आपको चीज़ें समझाऊँगा। तो ये है साहब आपके सामने स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में बातें। ले लो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ली। ऐसी रेखा जो वर्त को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे वर्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, और ऐसी रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदन रेखा कहते हैं। बिल्कुल सर, ये है परिभाषाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा। अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखाओं के गुणधर्म। अभी देखो हमने पढ़ी थी स्पर्श रेखाओं की परिभाषा और छेदन रेखा की परिभाषा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं साहब वो हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं के गुणधर्म। स्पर्श रेखाओं गुणधर्म कौन सी सर? हमने देखा था पॉइंट अंदर हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बाहर हो तो, और वर्त के ऊपर स्थित हो तो। एक एक चीज को ध्यान से सुनना सर, ठीक है। तो हेडिंग है स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखा के हाँ जी सर, हेडिंग है स्पर्श रेखा के गुणधर्म। और स्पर्श रेखा के गुणधर्म में हम पहली जो हेडिंग लगाएंगे वो हम लगाएंगे सर नंबर 1। जब बिंदु वर्त के
अंदर स्थित, जब बिंदु वर्त के अंदर स्थित हो तो इसके अंदर पहला गुणधर्म है सर, जब बिंदु वर्त के अंदर स्थित हो तो हमें बताना स्पर्श रेखाएं कितनी बनेगी। चेक कर लेते हैं सर, कोई समस्या नहीं। ये वर्त का केंद्र है और बिंदु हमने रखा है वर्त के अंदर। भाई हमने तो बोला जब बिंदु वर्त के क्या हो, अंदर हो, और जब बिंदु वर्त के अंदर हो तो चेक कर लेते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी। ठीक है, तो लाइन बनाते हैं यहां से गुजरती हुई एक। हाँ जी साहब, बताओ मेरे को, बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। हमें कोई छेदन रेखा की बात नहीं करनी, हमें ओनली फॉर स्पर्श रेखा की बात करनी, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना साहब वो स्पर्श रेखा ही पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, बता दो साहब, इस चित्र में स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ आप लोग। आप कहेंगे सर स्पर्श रेखा का मतलब पहली बात तो ये होता है जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे। मैं बात सही कह रहा हूँ? स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वर्त को एक बार प्रतिच्छेद करे, लेकिन ये तो वर्त को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। और अगर कोई रेखा 2 बार प्रतिच्छेद करे इसका मतलब ये तो स्पर्श रेखा है ही नहीं। इसको तो हमने क्या नाम दिया था, छेदन रेखा नाम दिया था। इसका मतलब स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या आपके सामने होगी साहब 0। फटाक से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए सर। जब बिंदु वर्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। कोई पूछेगा वर्त के अंदर वाले बिंदु से, जब बिंदु वर्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको जवाब देना 0। स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 0 मैंने आपके सामने लिख दी और दिखाई भी दे रहा है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये आपके सामने हो गया साहब इसका पहला पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया साहब, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जब बिंदु वर्त पर स्थित हो, जब बिंदु वर्त पर स्थित हो, या आप इसी बात को कह सकते हो जब बिंदु वर्त की परिधि पर जब बिंदु वर्त की किस पर स्थित हो, परिधि पर स्थित हो, तो चेक कर लेते हैं साहब क्या बनेगा। बहुत गंदा बना है यार वर्त तो, अच्छा बना ही नहीं बिल्कुल भी। तो शाबाश, इस बार अच्छा बन गया। बिंदु कहाँ होना चाहिए, वर्त की परिधि पर, तो वर्त की परिधि पर कहीं पर भी खींच दो। यहां पर आपने एक बिंदु रख दी।
ये P बिंदु है और इससे स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती? एक होगी। एक बार इस पे स्थित होती तो एक स्पर्श रेखा बनती। ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही, और कोई भी रेखा अगर एक बार प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी स्पर्श रेखा। कौन सी स्पर्श रेखा? और ये जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु, इसको क्या बोला जाता है? स्पर्श बिंदु। ये सारी बातें लिख चुका हूं, लेकिन तो भी मैं बार बार वापिस रिपीट करूंगा तो आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब कोई आपसे पूछेगा, नीचे यही लिख देता हूं, स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर कितनी साहब? एक। इसका मतलब वर्त के ऊपर अगर कोई बिंदु स्थित है या वर्त पर स्थित है, यानी वर्त की परिधि पर स्थित है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी साहब? एक होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। अगर वर्त के अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0, अगर वर्त पर स्थित है इसका मतलब स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? एक है। अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर बचा है, जब बिंदु वर्त के क्या है? जब बिंदु वर्त के बाहर स्थित हो तो। चलिए सर, इसको भी देख लेते हैं, बाहर वाले को। ठीक है, ये वर्त है और इस बार वर्त के एक बिंदु बाहर रख देते हैं यहां पर। ये आपने एक बिंदु बाहर रखा और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बनती है, आपको बताओ तो। मैंने वैसे भी आपको बता दिया था, बेसिक बातें जब करवाई थी आपको, तो भी मैं आपके सामने बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, डायग्राम अच्छा बनो। बाकी ये तो हम सिद्ध करेंगे वैसे भी कितनी स्पर्श रेखाएं जो होती। ओ, ये तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं है ना। ये लो सब, अब आपको लिखना, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ है तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछेगा स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर, आपको इस बार याद रखनी है 2 होती। कितनी याद रखनी है सर? 2 याद रखनी, इस बात को ध्यान रखना। ये लो सर, ये हो गए स्पर्श रेखाओं के गुणधर्म साहब। बढ़िया तरीके से एकदम हमने एक एक चीज को कंफर्म क्लियर किया है। आपको चित्र याद नहीं रखने, चित्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी भाषा। कोई बोलेगा यदि बिंदु वर्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? आपको जवाब देना 0। यदि बिंदु वर्त पर स्थित हो, यानी वर्त की परिधि पर स्थित हो, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1।
और वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी वर्त के बाहर वाले बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। ये 3 पोजीशंस आपको याद रखनी। चित्र तो मैंने जानबूझकर बनाए क्योंकि मैं चाहता था एक नोट में 3 पॉइंट भी लिखवा सकता था, लेकिन चित्र से चीज़ें समझ में आती है, एक एक चीज़ कन्फर्म होती कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा। ठीक है, और ये भी तो आपको पता है कि ये स्पर्श रेखाएं दोनों आपस में बराबर है लंबाई में, ये वाली और ये लाइन आपस में बराबर है। और ये हम सिद्ध करेंगे कल की क्लास में, पर मैं 10.1 10.2 करेंगे तब कल मैं आपको इसको सिद्ध करवा दूँ, चिंता मत करो आप लोग। टेंशन किस बात की, चित्र याद रहे या नहीं रहे आपको याद रखना है। वर्त के अगर कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाएं 0 होगी। यदि बिंदु वर्त पर स्थित है यानी वर्त की परिधि पर स्थित है तो स्पर्श रेखाएं 1 होगी। और यदि बिंदु वर्त के बाहर स्थित है यानी कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना आप लोगों को। ये है ऑलमोस्ट नोट्स खत्म हो गए, कंप्लीट के कंप्लीट। अब तो इनको लिखवाना है, ये बराबर होती और यहाँ कोण 90 डिग्री का 180 डिग्री बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती। ये तो पर में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगली स्लाइड में मैं नोट डाल के पॉइंट लिखूंगा, 7 से 8 पॉइंट लिखूंगा जो आपको रखने सीधे सीधे याद। उनको कंटेस्ट कर लेना आप लोग और आपकी प्रश्नावली बहुत ईजी हो जाएगी सर। और कल की क्लास आपके भाषा की लास्ट क्लास है। मैं चाहता तो कल की क्लास 10.2 में भी ला सकता था, लेकिन 10.2 कुछ नहीं, भाषा हो गई सो हो गई, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने बढ़िया तरीके से चीज़ें जो आपको करनी, क्योंकि जो कल करवाऊँ वो 10.2 की है एक्चुअल में भाषा, तो फिर प्रश्नावली 10.1 करवानी एक्चुअल में, तो पर में है दोनों हो जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। देखो साहब, इनको देखो, पहले तो इनको देखना बहुत ज़रूरी। ठीक है, उम्मीद है कि आज अभी जो मैंने बातें आपको बताई वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होगी। हमने 20 से 21 मिनट लगाए थे शुरुआत बेसिक पढ़ने में, फिर हमने भाषा लिखी, महत्वपूर्ण चित्र पढ़े, लास्ट स्लाइड में हमने स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में पता किया, और अब हमने वापस चीज़ मैं वापस लिख रहा हूँ। देख लो, ये छेदन रेखा की 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, ये 1 बार प्रतिच्छेद कर रही स्पर्श रेखा है। वर्त और स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। सारी बातें मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जब बार बार लिखी जाए। तो बोलो साहब, हर बार मैंने तो डायग्राम बनाए हैं आपके लिए, कोई समस्या भी नहीं किसी प्रकार की। कीजिए साहब, कीजिए फटाफट इसको कीजिए, और बढ़िया तरीके से रिवीजन आपको करना, याद करनी है। मेन मुद्दा ये है, इन चीज़ों को छोड़ना कुछ भी नहीं। एक एक चीज़ आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, और अगर याद है तो कोई समस्या नहीं, और अगर याद नहीं है तो फिर समस्या ही समस्या है ना। 10.2 जो प्रश्नावली करेंगे उसमें भाषा काम आएगी। जब मैं पूछूँ आपसे तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं सर याद नहीं है हमें, ऐसा मत करना आप लोग। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर मैं मिटाता हूँ इसको फटाफट। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, ले लो सब, ले लो ले लो ले लो। ठीक है, तो उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर बिंदु वर्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी, वर्त पर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी, और वर्त के बाहर स्थित है यानी कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। जो बातें बताई आपको कंटेस्ट करनी है, लिखना बढ़िया तरीके से। अगली स्लाइड में मैं आपको एक स्पेशल नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ 7-8, वो आपको याद करने, और आज की क्लास क्या हो जाएगी आपके खत्म। अब देखो, नोट डाल के आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ जो आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए सर। ठीक है, तो ध्यान देना इधर आप लोग, मतलब इसमें कोई बहाना मत करना कि सर मुझे याद नहीं होंगे, मतलब याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन से। नोट के अंदर मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूँ, ध्यान देना साहब इधर। पहला पॉइंट, एक वर्त में अनंत त्रिज्याएं कोमा अनंत व्यास
एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं कोमा अनंत व्यास। अनंत जीवाएं हो सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, एक वृत्त में अनंत व्यास भी हो सकते हैं, और एक वृत्त में अनंत जीवाएं भी हो सकती है। इस बात को ध्यान, कोई पूछ ले एक वर्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है साहब, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपको सर आप तो एक एक बता रहे थे, वो तो एक बिंदु से थी ना। एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तीसरा पॉइंट, एक वर्त के एक बिंदु से एक वर्त के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अर्थात स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर बिंदुओं की संख्या। मैं समझाता हूं ये क्या है। राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन से भाई, ये बड़ा आया था। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये और इंपॉर्टेंट है। बच्चों के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर हम क्या लिखें। तो आपको अगर पूछा जाए कि वर्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक, और वर्त पर कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत। क्यों? क्योंकि वर्त के ऊपर तो अनंत बिंदु हो सकते हैं ना, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैंने लिख दिया स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर बिंदुओं की संख्या। एक बिंदु से एक, तो 2 से 2, 10 बिंदुओं से 10 स्पर्श रेखाएं, 15 बिंदुओं से 15 स्पर्श रेखाएं, और वर्त पर तो अनंत बिंदु हो सकते हैं। इसका मतलब वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती है। एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और एक वर्त के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह राजस्थान बोर्ड में जो तीसरा पॉइंट है, राजस्थान बोर्ड 2023 का क्या है, क्वेश्चन है साहब, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है साहब, तीनों पॉइंट आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। बात करते हैं नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं साहब? नंबर 4 की। आप लिखेंगे त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का क्या बनता है साहब? कोण बनता है। ये आपको बात ध्यान रखनी। बाकी ये पर में 10.1 है, वो हम कल की क्लास में क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। सारी चीजें मैं आपको वहां बता दूंगा। अभी आपको याद रखना, कोई पूछ ले त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री यानी समकोण बनता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है।
पॉइंट नंबर 5, त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त में अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त में अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। एक वृत्त में अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती है साहब? समांतर हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसका डायग्राम मैं आपको साइड में बना के बताता हूँ। इसका डायग्राम मैं आपके लिए थोड़ा साइड में बनाता हूँ, क्या है क्या नहीं, ध्यान देना साहब थोड़ा सा, ताकि काम आएगा कभी। आपने एक बिंदु यहाँ ले लिया P और एक बिंदु यहाँ ले लिया Q, तो इससे एक स्पर्श रेखा आप लोग बनाओगे। एक स्पर्श रेखा इससे बनाओगे। ठीक है, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है साहब? समांतर। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये A नाम दे दूं, ये B नाम दे दूं, ये C नाम दे दूं और ये D दे दूं, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर AB समांतर है CD के। ठीक है, इसका चित्र आप साइड में बना लेना, मैंने आपके लिए बना दिया। ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर, और 2 से ज़्यादा कभी समांतर हो ही नहीं सकती। अगर आपने यहाँ तीसरी यहाँ बनाई तो वो इनको प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगी। मैं तो बात कर रहा हूँ समांतर। तो किसी भी वृत्त में 2 से ज़्यादा कभी भी समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। कोई पूछे एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, तो आपको जवाब देना 2। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको थोड़ी सी लाइनें ध्यान रखनी। समांतर कितनी हो सकती? 2 स्पर्श रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है आपके? समांतर हो सकती। तो ये हो गया आपके पॉइंट नंबर 5 जो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं तो आप लिखेंगे वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा 2 स्पर्श रेखाओं वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग संपूरक होता है। आप कहेंगे सर गुरुजी संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब 180 डिग्री तो होता है। अगर 2 कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते तो उसको पूरक कोण बोला जाता है, और 2 कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते तो उसको क्या बोला जाता है? संपूरक होता है। इस बात को आपको क्या रखना है साहब? ध्यान रखना है। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग क्या होता है? संपूरक होता है। आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं। तो क्या बोला? वृत्त की 2 त्रिज्याओं, मतलब वृत्त की 2 त्रिज्याएं ये तो कौन बनाएगी? हाँ, ये बनाएगी, मतलब ये वाला कोण।
तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कोण ए ओ बी प्लस, और इस स्पर्शरेखा ये वाला कोण बनाएगी ए पी बी, मतलब ए पी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री, जो आपको चीज याद रखनी, मतलब दो तिर्य्याएं और दो स्पर्श रेखाओं के बने कोणों का योग। वर्त की दो तिर्य्याओं मतलब ए ओ बी तथा दो स्पर्श रेखाओं मतलब ए पी बी के मध्य बने कोणों का योग संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ये है साहब आपके सामने 6 पॉइंट। मेरे हिसाब से कोई पॉइंट छूटना तो नहीं चाहिए, बाकी कोशिश ये की है कि सारे पॉइंट लिखवा दिए मैंने। अब ऐसे त्रिभुज के कुछ नियम काम आएंगे, वो तो इतना कोई नहीं है खास, वो तो अब आपको पता होना चाहिए। समरोहांग क्षमता और एक किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो भी बातें पता है, मैं आपको बता दूंगा जब आएगी। मेरे हिसाब से कोई बात छूटी नहीं है, और अगर ऐसे कोई छूट जाएगी तो मैं अगला जो क्लास लूँगा अभी पर में वाला 10.1 और 10.2 उसमें आपको मैं बातें बता दूंगा। बाकी यही है, एक वर्त में अनंत तिर्य्याएं, अनंत व्यास और अनंत जीवाएं हो सकती है। एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वर्त के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। एक वर्त में अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, चित्र बना दिए मैंने। और वर्त की दो तिर्य्याओं तथा दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। चित्र भी मैंने आपको, चित्र आप थोड़ा सा ढंग का बना ली, मैं ऐसी बना ली, टाइम पास कर ली। और ये तो हम सिद्ध करेंगे वैसे अपना क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके अंदर टोटल चीज़ करनी। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट छूटना चाहिए, सर नहीं छूटा सही। मेरे को जितना याद है, मेरे को जितना आइडिया है, जितना दिमाग में अगर मेरी बातें आ रही है ना, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब इनको नोट करना आपको बढ़िया तरीके से नोट डाल के, और 6 के 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इस बात को ध्यान। बाकी सारे रिलेटेड हैं, एक मैंने ज़्यादा लिखवाया तिर्य्याओं वाला। कोई पूछ ले क्या पता है एक वर्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती, तो अनंत जीवाएं हो सकती, कोई पूछ ले, कोई पता नहीं है भाई उसका। विश्वास एग्जामिनर काम करेंगे नहीं, हम तो अपनी 100% तैयारी करेंगे, ताकि जिस दिन पेपर देने जाए उस दिन हमें कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। सही बात है या नहीं? बिल्कुल सर। आप कहेंगे सर आप तो एकदम सही कहते हो, गलत तो कभी कहा ही नहीं आप लोगों ने। बोलो सर। और कोई पूछ ले एक वर्त के एक बिंदु से कितनी, तो 1, 2 से कितनी 2, तो जितने बिंदु है उतनी स्पर्श रेखाएं होगी, बात खत्म। तो ये है साहब आपके सामने आज की राम कहानी, जो घंटे भर हमारे सामने चली है, और बढ़िया तरीके से हमने नोट्स को लिखा, और 3 लेक्चर हमने इसके इंट्रोडक्शन के ले लिए। एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर और बचा, कल ही पूरा कर लेते हैं। क्यों 10.2 में करेंगे, कल ही पूरा कर लेते हैं। आधा लेक्चर 10.1 का, आधा लेक्चर 10.2 का, क्योंकि पर में 10.1 से पहले और पर में 10.2 से पहले, तो साथ में कर लेते हैं। फिर प्रश्नावली करना रहेगा उदाहरण, क्योंकि 10.1 में तो एग्जाम्पल है ही नहीं, तो अगली क्लास इंट्रोडक्शन होने वाला सीधे 10.1 ही, और 4 ही क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो सीधे ही बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी साहब। और जो बातें आपके सामने लिखी हुई है, इनको आपको कंठस्थ याद करना है। सॉरी, इनको क्या करना है? कंठस्थ याद करना है, मतलब याद करना है किसी भी हालत में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कर लोगे नहीं याद? बिल्कुल साहब, नोट करो पहले तो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से। सारी बातें जो लिखी है उसका पूरा समाधान साइड में लिखा हुआ आपके लिए, और कोई समस्या आपको नहीं आएगी मेरे लाल और लालियों को, क्योंकि समस्या का समाधान आपका भाई कर रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को? इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? ये सारी चीज़ें आपको आगे सिद्ध भी करवाऊंगा। ये तो छठा जो पॉइंट है, बाकी छोटे मोटे कोई पॉइंट बच गए हैं तो मैं अगली क्लास में लिखवा दूँ, कोई समस्या वाला काम है नहीं वहाँ पर। करो साहब, यहाँ तक करो, पहला काम तो यहाँ तक बहुत ज़रूरी हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट कर लो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट है, छोटे छोटे सवाल में बहुत काम आता है, इस बात को ध्यान रखना। एक पॉइंट बच गया, देखो याद आ गया, इससे ही रिलेटेड था, वो 7वां पॉइंट है यहाँ से। वर्त के बाह्य बिंदु से
वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, अर्थात एपी और बीपी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ वैसे भी, ये और ये तभी तो ये कोण बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे इनके, है ना। चित्र तो नहीं, त्रिभुज तो नहीं बन रहा एक्चुअली, तो भी मैं कह सकता हूँ यहाँ से एपी और बीपी बराबर। साहब ये भी मैंने बताया था ना, दोनों बराबर होती। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों की दोनों लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और आज की क्लास को करते हैं सब बर खत्म, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। जो बातें आपको 7 पॉइंट लिखवा रखें, कंठस्थ आपको याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, कोई दूसरा बहाना होना नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करना। आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं, घंटे भर के आसपास हुई है। बढ़िया तरीके से नोट्स को रिवाइज करना, क्या चीज़ें लिखवाई क्या नहीं। पूरा 10वें चैप्टर का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रखा। भाषा यही है, कल की क्लास में दोपहर में करने हैं आपको छोटे से, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और शानदार तरीके से आपको रिवीजन करना है। मैं लाता हूँ आपके लिए कल पर मैं 10.1 और 10.2 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए राम राम।